हाय स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी एग्जाम्स के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद है, इस चैप्टर की आपने रीड की हुई है। ये क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई की करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे वीडियो। चलिए जी, तो दो इक्वेशंस का पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं कि दो इक्वेशंस के कैसे कैसे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। टू लीनियर इक्वेशंस लेट, तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। लेट एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके सॉल्यूशंस कैसे कैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, एंड सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो है फर्दर टू कैटेगरीज में है। तो एक होती है यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा, कितने आएंगे? या तो एक सॉल्यूशन आएगा यूनिक, कब? इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक, x के कोफिशिएंट्स क्या हैं? a1 a2, y के कोफिशिएंट्स क्या हैं? b1 b2 एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं? c1 c2। RHS में 0 ही रखिए या C1 C2 को दोनों को RHS में रखिए या दोनों को LHS में रखना है, ये फॉर्मूलाज लगाने से पहले। तो इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कह लो या एक सॉल्यूशन कह लो, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, दो लाइंस होंगी, दोनों एक जगह कट हो रही होंगी, जहां कट हो रही होंगी वहां एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा। और टू इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अच्छा, फिर और कितनी तरह के सॉल्यूशन आ सकते हैं? या फिर आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या तो एक आएगा या तो बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसकी कंडीशन क्या है? इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे सॉल्यूशन आते हैं। इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इस लाइन का हर पॉइंट ही एक सॉल्यूशन है, तो ढेर सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अच्छा, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कंडीशन क्या है? इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशंस होती है जी, और इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी आपस में टकराती ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक, तो तीनों की कंडीशंस आपने देख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है और रीड करके रखना है, लर्न कर लेना है। चलिए अप्लाई करते हैं अब। तो पहला है हमारे पास ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दे रखे हैं, रिप्रेजेंट टू लाइंस। कहते हैं बताओ कैसी लाइंस है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से ऑप्शन तक पहुंचना है। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? चलिए देखते हैं। a1 बाई a2 निकालते हैं, तो 6/2 a1 बाई a2। चलिए b1 बाई b2 देखते हैं, तो यानी कि -3/-1। c1 बाई c2 देखते हैं, यानी कि 10/9। देखो अब इनमें कौन कौन बराबर है, ये तो बराबर नहीं है। और जबकि लेफ्ट साइड पहली दो चीज़ें बराबर है, क्यों? क्योंकि 6/2 इज 3 एंड -3/-1 इज अगेन 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9।
तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अभी अभी हमने देखा था, यानी कि पैरेलल लाइंस। तो नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए जी, अब यही चीज़ें अप्लाई करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, कहते बताओ वन सॉल्यूशन है या टू है या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, ये बताना है। चलिए, a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट a1/a2 है ना, x के कोफिशिएंट्स करते हैं पहले, a1/a2। अच्छा, b1/b2 देखते हैं। b1 b2 क्या होते हैं? y के कोफिशिएंट्स, तो +2 है एंड एक -6 है। c1 c2 क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स 5 and 1। देखो अब इनमें से कौन बराबर है कौन नहीं है। तो पहले आ रहा है -1/3, सेकंड को भी कट करके -1/3 आ रहा है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो अगेन वही सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन है ना, मैंने लिखा था अभी, ये देखो थ्योरी में, पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इनकंसिस्टेंट कह लो या नो सॉल्यूशन कह लो, या कंडीशन याद होनी चाहिए, या पैरेलल लाइंस या फिगर, है ना, हर एक बात याद होनी चाहिए आपको। फिगर से देख लो, चाहे पैरेलल लाइंस कह दो, चाहे कंडीशन याद रखो, चाहे नो सॉल्यूशन, चाहे इनकंसिस्टेंट, सब एक ही बात है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट के अंदर दो कैटेगरी आती थी, या तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फिर से वही बात, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, है ना। तो कंसिस्टेंट के अंदर देखो, मैंने ये फिगर ग्राफ बनाया था। कंसिस्टेंट के अंदर इस टेबल में या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या तो कोइंसिडेंट लाइंस। एक मतलब दो लाइन एक जगह टकराएंगी या हजारों जगह टकराएंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। चलो अगर ड्रॉ करके दिखाऊं मैं आपको, तो y इज इक्वल टू 0 क्या होते हैं? एक्स एक्सिस को कहते हैं। जो एक्स एक्सिस होती है ना, इस पूरी एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y इज इक्वल टू -7 कहाँ होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये लाइन होती है y इज इक्वल टू -7। तो ग्राफ से ही पता लग रहा है हमें y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 पैरेलल लाइंस है, कभी नहीं टकराएंगी। तो पैरेलल लाइंस का कभी कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, सारे क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करते चलना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरी तरफ से ग्रेडेड। करो, खुद से ट्राई करो पहले। The pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents the line which are या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग एट b, a, या तो कोइंसिडेंट या तो इंटरसेक्टिंग एट a, b। तो x इज इक्वल टू a कैसी लाइन होगी? अच्छा, आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये होती है x इज इक्वल टू 2 लाइन। अच्छा, x इज इक्वल टू -3 कैसी होगी? -1 -2 -3, यहाँ कहीं होगी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू -3। इसी तरह x इज इक्वल टू a कैसी लाइन होगी? होगी कहीं a, कुछ भी हो सकता है, बट x इज इक्वल टू a, लेट से ये लाइन है ना, ये लाइन है, लेट से x इज इक्वल टू a। ठीक, इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट a रहेगा। अच्छा, y इज इक्वल टू बताओ 1 कैसी होती है? y इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसी लाइन होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, y इज इक्वल टू -3, -1 -2 -3, पैरेलल टू x एक्सिस लाइंस होती है y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। तो y इज इक्वल टू b कैसी लाइन होगी? लेट से कहीं यहां आएगी y इज इक्वल टू b, इस पूरी लाइन पे y b रहेगा। तो बताओ, जो ये दो गिवन लाइंस है कहीं टकरा रही है? हाँ जी, टकरा रही है। x और y कोऑर्डिनेट बताओ। x कोऑर्डिनेट पहले, तो इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट क्या था? a, है ना। वर्टिकल लाइन जो है, इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना था? a। अच्छा बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू b, इस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट कितना है? b। तो इस p पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए a, b। तो क्या दोनों लाइंस टकरा रही है? हाँ जी, टकरा रही है, इंटरसेक्टिंग है कहाँ पे? a, b। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट। a2 क्या होता है? x का कोफिशिएंट। b1 क्या होता है? y के कोफिशिएंट, साइन लेना है साथ में -1 ओवर b2 क्या है? नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट तो माइनस के। c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ख्याल रखना है कांस्टेंट टर्म्स जो है या तो दोनों RHS में हो या दोनों LHS में हो, तो मैं LHS में लेके चलूंगा तो 8। अच्छा C2 देखो, अब RHS में इसको LHS में लेके आओ, पहले कितना हो जाएगा? +16। तो C2 को मैंने लिखा +16। ठीक, तो 3 से 6 कटा तो हाफ, माइनस से माइनस कट हुआ तो 1/k, 8 से 16 कट हुआ तो अगेन हाफ। रेसिप्रोकल ले लो तो 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। तो कहीं से भी देख लो, लेफ्ट साइड से देख लो, राइट साइड से देख लो, k का आंसर कितना आ रहा है? 2। इस क्वेश्चन में खास ध्यान देने वाली बात यही थी कि C1 C2 जो है वो दोनों या तो आप RHS में लो या दोनों LHS में लो। अगर एक LHS और एक RHS में लिया होता तो क्वेश्चन का आंसर गलत आता। ठीक, तो मैंने पहले ही क्या करा? इन इक्वेशंस को सही बना लिया। सही बनाने का मतलब RHS को 0 बना लेना है, दोनों इक्वेशंस में RHS को 0 बना लेना है। अब ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, तो k की वैल्यू आ गई 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल, k की वैल्यू निकालनी है। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या होते हैं? a1 a2 क्या होते हैं? x के कोफिशिएंट्स। b1 b2 क्या होते हैं? y के कोफिशिएंट्स। c1 c2 क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स, दोनों RHS में है। ओके चलो जी, तो अब हमें तो इक्वल टू के लिए चलना है कि k की वैल्यू क्या हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5/2 × 2 इज इक्वल टू k। तो k कम्स आउट टू बी 15/4। देखो कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो पहले देखो कांस्टेंट टर्म दोनों की RHS में है? हाँ जी है, या दोनों LHS में या दोनों RHS में। इनफाइनाइटली मतलब कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो तीनों बराबर होने चाहिए। पहले मैं पहली दो इक्वेशंस को इक्वेट करा के निकालता हूँ c की वैल्यू। तो c/6 इज इक्वल टू 1/2। तो c कितना आ गया? 6/2 यानी 3। अब पहली और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करा के देख लो, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि c की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो c कितना आ गया जी? 6 × 2 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12/3 इज 4। अरे ये तो गड़बड़ आ गई। एक जगह से c की वैल्यू 3 आ रही है, एक जगह से c की वैल्यू 4 आ रही है, दोनों जगह से सेम आनी चाहिए थी। तो यहां पे बात नहीं बन रही है, तो इस क्वेश्चन का हम क्या लिख देंगे आंसर? नो वैल्यू ऑफ c। किसी भी c की वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों जगह से सेम आनी चाहिए थी, वो आ नहीं रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। c की कोई भी वैल्यू डाल लो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकती। नो सच वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट। नो सच वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन की वही कंडीशन होती है जो कोइंसिडेंट लाइंस की होती है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। बस ये बात याद रखनी थी आपने। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? a1/a2 b1/b2 c1/c2।
कहते एक इक्वेशन हमने दे दी, दूसरी आप बताओ कौन सी हो सकती है इन चारों ऑप्शंस में से, कौन सी इक्वेशन पॉसिबल है। चलो ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए लेट करते हैं ए ऑप्शन, ठीक, तो एक इक्वेशन है जी -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास है, और ए इक्वेशन अगर देखते हैं तो ये आ गई। अब देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 बराबर है सारी या नहीं है। ये तो यहीं से गड़बड़ आ गई है ना, ये तो यहीं से गड़बड़ आ गई, ये तो बराबर हुए ही नहीं, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए ऑप्शन पक्का है कि आंसर नहीं है। बी पे चलते हैं। तो a1 है -5, a2 है बी ऑप्शन का -10। फिर पहली जो गिवन इक्वेशन है उसमें b1 7 है, b2 कितना है -14, c1 जो गिवन इक्वेशन है उसका कांस्टेंट -2 एंड c2 है हमारे पास 4। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हाफ, 7 बाई -14 माइनस हाफ, यहीं से गड़बड़ हो गई। ये तो ये पक्का है कि ये भी आंसर नहीं है, बी ऑप्शन नेगेट होगी, ए खत्म होगी। सी उठाते हैं तो सी है ना, सी ऑप्शन तो गिवन है -5 और सी ऑप्शन में एक्स का कोफिशिएंट है -10, गिवन इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है 7, सी इक्वेशन में सी ऑप्शन में वाई का एक कोफिशिएंट है 14, गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -2 और सी ऑप्शन में जो इक्वेशन है उसका कांस्टेंट टर्म है 4। तो मैंने इक्वेट कराया, ये आ गया हाफ, फिर से हाफ आ रहा है बट लास्ट में -हाफ आ रहा है, तो ये बात नहीं बन रही, ये हुआ ही नहीं इक्वल, तो सी भी गलत है। ऐसे क्वेश्चंस पे उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट ही करवाना होता है और वो करवा लिया। 3 ऑप्शन आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आंसर है। जब भी बाय ऑप्शन आपको चेक करना हो ना तो हमेशा डी ऑप्शन से स्टार्ट किया करो, क्योंकि वो आंसर को आपसे दूर रखते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें डी से ही स्टार्ट करना चाहिए था। आज आपको ये टिप मिली है, ख्याल रखना, टाइम सेव होगा। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर आंसर सी या डी ऑप्शन होती है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। चलो जी, एक इक्वेशन है जो गिवन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट -5, डी ऑप्शन में जो इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट 10, गिवन इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट 7, डी ऑप्शन में जो वाई का कोफिशिएंट है -14, गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -2, डी ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म है 4। देखो अब सॉल्व करके तीनों से -हाफ आ रहा है, हाँ जी तीनों से -हाफ आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। A pair of linear equation which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to -3। तो कहते पेयर बताओ, ए ऑप्शन में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, पेयर दिया हुआ है, तो बताओ कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करके क्या x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, एक सॉल्यूशन आना चाहिए, तो बताओ कहते आएगा या नहीं आएगा। चलो मैंने लेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, बाय ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। ए ऑप्शन अगर है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है, तो 2 लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 है तो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लेते हैं हम, जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो x को डालो 2, y को डालो -3, x को डालो 2, y को डालो -3। तो 2 एंड -3 इज इक्वल टू 1, नहीं ऐसा तो नहीं होता है ना, 2 एंड -3 1 थोड़ा ना होता है, -1 होता है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करा, ये पक्का है, ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। बी पे चलते हैं, बी ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, x को 2 और y को -3 डालो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। x को डाला 2 तो 2 × 2 4 आ गया, y को डाला -3 तो 5 × -3 इज -15, तो -11 इज इक्वल टू -11 सही हो गया। पहली ऑप्शन को तो है ना, बी ऑप्शन की पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी को भी देख लेते हैं। x को डाला यहाँ पे 2 तो 4 2 = 8, y को डाला -3 तो 10 × -3 -30, -22 आ रहा है, RHS में भी आ रहा है, तो यस ये पक्का है जी, बी ऑप्शन गारंटेड आंसर आएगा, बी ऑप्शन गारंटेड आंसर आएगा।
एक सेकेंड, बी ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है ना। एक बार देखना, ये सुपर डुपर ग्रेडेड क्वेश्चन है मेरी तरफ से NTSC के लिए, ध्यान देना आप बातों का। तो बी को सेटिस्फाई कर रहा है, बी की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी आंसर हो सकता है। एक बारी के लिए होल्ड पे रखते हैं, मेरी तरफ से बी आंसर है, अभी तक है। चलो सी ऑप्शन पे चलते हैं। एक्स को डालो 2 एंड वाई को डाला -3। पहली इक्वेशन में डाला एक्स को 2, पेन चेंज कर रहा हूं मैं, ग्रीन पेन। एक्स को 2 डाला, वाई को डाला -3, तो एक्स को 2 डाला 4, वाई को डाला -3, तो ये आ गया 7। राइट साइड में है 1, तो बराबर नहीं है, यानी पक्का हो गया जी। सी को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो सी नहीं है। अभी बी हो सकती है, होल्ड पे रखा हुआ है। डी पे देखते हैं, डी पे। डी में दो इक्वेशंस हैं, x माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x को डाला 2 एंड y को डाला -3, तो -4 -3 +12 -14। देखो अब सॉल्व करके 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड भी और चेक कर लेते हैं। तो 5x, x को डाला 2, तो 5 × 2 10, y को डाला -3 -13, सॉल्व करा तो 13 -13, हाँ जी ये भी 0 आ रहा है। ये क्या चक्कर है? डी को भी सेटिस्फाई कर रही है दोनों ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस बी को भी सेटिस्फाई कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर एक ही होना चाहिए, बी या डी। अब आप सोच के बताओ, बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, डी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन NTSC का है, क्या करें? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन है ना, यूनिक, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब बी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, अगर आप बी ऑप्शन में जरा वो वाला कंसेप्ट लगाना, A1/A2 है ना, तो बी ऑप्शन में x का कोफिशिएंट है 2, फिर बी ऑप्शन में जो दूसरी इक्वेशन है 4x, x का कोफिशिएंट है 4। अब y के कोफिशिएंट्स 5 और 10, z के कोफिशिएंट्स मतलब कांस्टेंट टर्म्स दोनों RHS में -11 -22। अरे ध्यान से देखो, ये तो हाफ 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 आ गया, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आ रहा है, यानी कि ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन आया ही नहीं, ये तो कोइंसिडेंट लाइन है। इसीलिए बी ऑप्शन क्रॉस कर दी मैंने कि ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक तो रहा ही नहीं। अब आंसर आया सिर्फ एक, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसिस्टेंट लाइन होनी चाहिए विद यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो डी ऑप्शन में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो x a है, y b है, कहते दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। x a एंड y b दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x को a डाल दो, y को b डाल दो, एक इक्वेशन। x को a डाल दो, y को b डाल दो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में माइनस आएगा बीच में, इज इक्वल टू 4। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है मेरे पास, सॉल्व करना है। चलिए सिंपल ऐड करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाया, 2a इज इक्वल टू 6, a कम्स आउट टू बी 3। a को 3 वापस से चलो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। a को 3 डाला तो b एकदम से नज़र आ गया, b कितना आया 4 - 3 यानी 1। A3 B1, देखो कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणा हैज़ ओनली 1 rupee एंड 2 rupee coins with her, ठीक। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स डेट शी हैज़ इज 50, तो लेट x रुपी कॉइन है ना, 1 rupee, सॉरी 1 rupee कॉइन जो है, ₹1 कॉइन्स जो हैं उसके पास कितने हैं? लेट x है, x कॉइन्स जो है 1 rupee के हैं, एंड 2 rupees कॉइन्स कितने हैं? लेट से y है। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं उसके पास? टोटल कॉइन्स की काउंटिंग करें 50, इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा फिर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद हर शी हैज़ 75 रुपीज़। ठीक है, टोटल रुपीज़ मतलब अमाउंट कितनी है, कॉइन्स कितने हैं 1 रुपये वाले एक्स, तो अमाउंट कितनी होगी 1 इंटू एक्स। अच्छा वाई रुपीज़, वाई कॉइन्स है उसके पास 2 रुपीज़ वाले, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, अमाउंट एक कॉइन में 2 रुपये हैं और उसके पास वाई कॉइन्स हैं, तो 2y होगी अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी कितनी है उसके पास 75 है ना, अमाउंट मतलब वैल्यू ऑफ मनी, 1 रुपये के कितने कॉइन्स थे x, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं y, तो कितनी मनी होगी 2y इज इक्वल टू टोटल मनी है 75। और ऊपर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, टोटल कॉइन्स हैं x एंड y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। 2 इक्वेशंस 2 अननोन, यहीं तक डिफिकल्ट काम था, उसके बाद तो बड़ा इजी है सॉल्व करना है। चलिए मैंने इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर एलिमिनेशन मेथड, तो x से x कट, y माइनस 2y माइनस वाई, 50 माइनस 75 इज माइनस 25, तो y कम्स आउट टू बी 25। y को 25 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, पुटिंग इन 1, वहां से x आ जाएगा, पुटिंग इन 1, तो x प्लस वाई कितना 25 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 25 करेंगे फिर से 25 आ गया, x भी कितना आ गया 25। तो कितने कितने कॉइन्स हैं उसके पास 25 एंड 25, कोई ऑप्शन है, हाँ जी है ऑप्शन डी। चलिए जी, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ग्रेडेड, मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ग्रेडेड मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मेथड से बताता हूँ, पहले ओरिजिनल मेथड फिर टाइम सेविंग ट्रिक बताता हूँ एक। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स एज सन एज, तो लेट सन्स प्रेजेंट एज है x ईयर्स, सन्स प्रेजेंट एज है x ईयर एंड फादर्स प्रेजेंट एज लेट है y ईयर्स। तो उन्होंने क्या बोला, फादर जो है आज 6 टाइम्स है सन की एज का, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद, तो आज से 4 साल बाद फादर की एज कितनी होगी y प्लस 4, एंड सन की एज, आज सन की एज कितनी है x, आज से 4 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 4। तो कहते 4 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी, तो विल बी मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो सन की एज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू फादर की एज आएगी। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। बस 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू 6x, तो पहली इक्वेशन में से y इज इक्वल टू 6x को सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते थे, और सेकंड इक्वेशन क्या बन गई अब ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये, तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, जस्ट मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा है, x आ गया जी 6, x क्या थी सन की एज, सन की प्रेजेंट एज आ गई 6 ईयर्स, पुटिंग इन 1 में डाल दीजिए पहली इक्वेशन में, तो y क्या था फादर्स एज 6 इंटू 6, यानी फादर की आज एज कितनी है 36 ईयर्स। देखो कोई ऑप्शन है 6 एंड 36, हाँ जी ऑप्शन सी। अब मैं आपको इसका बताता हूँ एक शॉर्टकट टेक्निक ट्रिक, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको सेकंड मेथड बताता हूँ आपको ट्रिक क्या है। चलिए जी, ट्रिक है अब, फादर की एज आज 6 टाइम्स है सन की एज से, तो ऑप्शन देखो ना, बाय ऑप्शन चलते हैं हमेशा। अगर सन की एज 4 है, फादर की एज 24 है, तो क्या 6 टाइम्स है, हाँ जी है, ऑप्शन ए हो सकता है, होल्ड पे रखो। बी ऑप्शन में देखो क्या 6 टाइम्स है, हाँ जी है। थर्ड ऑप्शन में देखो 6 टाइम्स है, हाँ जी है। फोर्थ ऑप्शन में देखो 6 टाइम्स है, नहीं है ना, 3 इंटू 6 18 होना चाहिए, 24 है, ये पक्का हो गया, हमारे हार्डली 2-3 सेकेंड लगे और ये पक्का हो गया। डी ऑप्शन नहीं है। नेगेट करना सीखो ऑप्शंस को, नेगेट, ये नहीं है कि सही आंसर निकाल लेना है एकदम से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा गलत आंसर को क्रॉस करते चलो, जो बचा वही सही होगा। फिर अच्छा आगे बढ़ते हैं।
4 साल बाद फादर की एज 4 टाइम्स रह जाती है। अगर पहली ऑप्शन है, पहली ऑप्शन में 4 साल बाद 8 सन की एज, 24 में 4 डाला 28, क्या ये इसका 4 टाइम्स है? नहीं है, पक्का हो गया जी, ए ऑप्शन नहीं हो सकती। चलो बी ऑप्शन में देखते हैं। 5 में 4 डाला, 4 साल बाद सन अगर हो जाएगा, अगर सन आज 5 साल का है, 4 साल बाद 9 ईयर्स का हो जाएगा, और फादर अगर आज 30 ईयर्स का है, 4 साल बाद 34 का हो जाएगा। अब क्या फादर जो है सन के 4 टाइम्स है? 9 4 36 नहीं है, पक्का है जी, बी ऑप्शन भी नहीं है। मुझे नहीं पता सी है या नहीं, लेकिन ये पता लग गया, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है। बस हार्डली 10 सेकेंड लगे हैं सारे काम में, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब चेक करवा देते हैं आपको। 4 साल बाद सन की एज कितनी होगी? 6 + 4 10। फादर की एज कितनी होगी? 36 + 4 40। क्या ये इसका 4 टाइम्स है? हाँ जी है। बस पहले ही पता था सी ऑप्शन है, चेक भी कर लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। ठीक, तो ये ट्रिक्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको लगाने हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, टाइम सेव होगा। चलिए जी, ठीक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।